I am Vijay Shahu. On behalf of our school, welcome to you all in this today's exam counseling. So in this sequence, I would like to call our Priyanka ma'am to motivate our some students. Please ma'am. Mr. Pranay Kumar Agrawal sir and my dear students and the teachers. Welcome to all in this counseling session or Pariksha Pe Charcha. Every year we are conducting that type of session for the students. So how they reduce the pressure of examination and how they feel happy and they will get the better marks in the examination. That is our motto or that is our vision in this session. So they feel very happy, sometimes they feel the stress, sometimes they feel the very low confidence, sometimes means they are not capable like that. उनका अलग अलग उनके मूड का स्विंग होता रहता है मतलब उसका रीजन क्या होता है और हमने पूरे साल आपको स्ट्रेटेजीज बताई, आपको वेरी स्टार्टिंग में बताया कि आपको बिगिनिंग ऑफ द सेशन से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है और सो मतलब बहुत सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में आपसे बात की. बट नाउ द टाइम, द वेरी प्रीशियस टाइम फॉर यू, द वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू कि अब हमारा एग्जाम आने वाला है. ओनली द फ्यू डेज लैफ्ट मींस रहे हैं क्या बात करें. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आज बैठे हुए हैं 9 पे होम एग्जाम का भी प्रेशर है. होम एग्जाम मींस क्या होता है जो हमारे स्कूल में नहीं होता है और टीचर्स के थ्रू ही पेपर्स क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. आप सभी को ओवरऑल ईयर्स और डे टू डे असेंबली में हमारे अथॉरिटीज, हमारा मैनेजमेंट मेंबर्स सब ये बताते हैं कि आपको अब एग्जाम के लिए कैसे रेडी होना है. बट एट द लास्ट मोमेंट अब सबका ऑलमोस्ट मतलब क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, रिवीजन इज गोइंग ऑन द क्लासेस. हम लोगों में से बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि यार अब तो बस सेल्फ स्टडी करनी है हमको, इसलिए एब्सेंट भी हो रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं. ठीक है, इट्स ओके. मैं ये नहीं बोलती कि आपको रेगुलर यहाँ पे आके ही स्टडी करनी है. यदि आप फील करते हो कि घर में मैं ज्यादा टाइम देकर ज्यादा बेटर तरीके से स्टडी कर सकता हूँ तो इट्स ओके. तो अब हम क्या स्ट्रेस लें. अब बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे होंगे. कुछ बच्चे मींस ओके अरे ठीक है एग्जाम है हो जाएगा और पास भी हो जाएंगे, ओके ऐसा भी सोच रहे होंगे. कुछ ऐसे तो वो कम से कम उस पासिंग मार्क्स के लिए थोड़ा सा अपने माइंड में स्ट्रेस लें. हम लोग बोलते हैं हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस फॉर एग्जाम. रिड्यूस तो आपको सबसे पहले फिर से मैं एक बार अभी यही बोलूंगी कि आपको अपना टाइम टेबल प्लान करना होगा. यदि आप रेगुलर आवर्स में 4 to 5 आवर्स की स्टडी लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशंस, तो आपको कम से कम अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा के कम से कम 9 to 10 आवर्स की स्टडी को पे फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ सोशल स्टडी में, कुछ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लाइक दैट. सब बच्चों का एक ही सेम क्राइटेरिया नहीं होता. तो आपको अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसमें जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो उसमें आप बहुत अच्छा बेस्ट करते हो, उस सब्जेक्ट पे तो फोकस करना ही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट आपको क्या करना है, आपको अदर सब्जेक्ट जिसमें आप अपने आप को लो फील कर रहे हो एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 आवर्स इट्स कंपल्सरी फॉर यू. आपको 8 से 10 घंटे की स्टडी अभी आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आप 9, 10, 11, 12 की बात यहाँ पे स्टूडेंट है और ये इतने मतलब 24 आवर्स में यदि हम इतने घंटे की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ मच आवर्स. ये बहुत ज्यादा नहीं है आपके लिए. ठीक है, आप मतलब प्रॉपर स्लीप लो. 6 to 7 आवर्स की स्लीप सफिशिएंट होती है. आपने मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे अभी ट्यूशन जाते हैं और वो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का 2 आवर्स स्पेंड करते हैं तो प्लीज स्टॉप द ट्यूशन क्लासेस. अपनी सेल्फ स्टडी
उस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है, जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, जो मेरा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है, उस जगह पर मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल प्लान हो गया। उसके बाद आपको सिलेबस, जो हम साल भर के सिलेबस की बात करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको 20 डेज में क्या करना है, साल भर जो आपने पढ़ा है उसमें एटलीस्ट आपके टीचर्स ने आपको, आपके खुद को आपको ये मालूम होगा कि इन 20 डेज में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको एक चैप्टर उठाना है। आप दो तरीके से इसको उठा सकते हैं, इजी टू डिफिकल्ट, ज्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि हम यदि डिफिकल्ट चीजों को वंस और ट्वाइस हमारा दिमाग में रिवीजन हो जाता है तो हम थोड़ा मतलब ठीक फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंट अप हो जाता है। तो हमको इस डिफिकल्ट से इजी की तरफ जाना है। जो चैप्टर्स हमको लग रहा है, जो टॉपिक्स हमको लग रहे हैं डिफिकल्ट हैं, उनको हमको 1, 2, 3 टाइम्स पढ़ना है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है। अब एक और पॉइंट, हम जिस हायर क्लासेस में हैं, हाई स्कूल या हायर क्लासेस की बात करें, वहां पे एक वर्ड होता है दैट इज कीवर्ड। सबने सुना है? मैं हमेशा बात करती हूँ और आपकी क्लासेस में जाके भी मैं आपको ये बोलती हूँ कि जब भी आप एग्जाम पेपर लिख रहे होते हैं, आंसर्स लिख रहे होते हैं, तो वो कीवर्ड्स को कभी भी अपने माइंड से स्लिप मत करना, ठीक है? एग्जाम्स में हर टॉपिक में, हर आंसर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को जरूर याद रखिए, ठीक है? वो कीवर्ड्स आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में हेल्पफुल होंगे। आप उन कीवर्ड्स को यूज करिए। आपको कोई आंसर नहीं बन रहा है और लेकिन आपको वो कीवर्ड्स मालूम है, उनका मीनिंग मालूम है, तो आप अपने आंसर को अच्छे से एलेबोरेट कर सकते हैं। ओके, तो हमको अपने आंसर्स को प्रॉपर लिखना है। अब एग्जाम में आपने चलो डिफिकल्ट टॉपिक से पढ़ना शुरू किया और आपका मतलब आपने कंप्लीटली 2 दिन का टारगेट बनाया, 2 दिन 3 दिन का टारगेट बनाया और आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया। आफ्टर दैट वी नीड टू क्विक रिवीजन, ठीक है? हमेशा एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ो जिसका पेपर क्या है अकॉर्डिंग टू आपका टाइम टेबल, जिस तरह से आपका दिया गया है। फिर उसके बाद और आपको क्या करना है, 1 डे पीएल या 2 डे पीएल होगा, ठीक है? पीएल का यूज क्या करते हैं आप लोग? एल में क्या आप पूरा कंप्लीट सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। सेम स्ट्रेटेजी क्या? क्विक रिवीजन। हमको क्विक रिवीजन प्रॉपर करना है और क्विक रिवीजन प्रॉपर करने के लिए हमको क्या चाहिए? नोट्स बनाने की आदत डालिए। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी पढ़ा रहा है। इट मीन्स कि आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है। और यदि आपने स्टार्टिंग से अपने नोट्स बनाए होते या नोट्स बनाए हैं आपने, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वो आपको, क्योंकि आपने जो लिखा है वो टीचर्स के वर्क है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो वर्ड्स हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। प्रॉपर अपना मतलब अपने पढ़ाई पे फोकस करो, नथिंग एल्स। सोशल मीडिया बंद करो, ठीक है? टीवी, टेलीविजन या और भी जो कुछ आप लोग देखते हैं उसको थोड़ा सा वाइंड अप हो जाइए वहां से, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, सो ये मेरी तरफ से थोड़े से कुछ पॉइंट्स थे। आगे के हमारे जो हमारे प्रिंसिपल सर है, मैनेजर सर है, वो आपको बहुत अच्छी टिप्स बताएंगे जिनको करने के बाद आप और भी बेटर मार्क्स पा सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, होप यू विल गेट द बेटर मार्क्स। Respected Pranay Agarwal sir, to give some tips and suggestions to our students. Principal madam, teachers, सब कुछ अपना कर सकते हैं। असेसमेंट इन द सेंस ब्रॉडर वे में, यहाँ पर बैठे कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मैं खाली पासिंग स्कोर करूंगा या पास हो जाऊंगा? ऑनेस्टली हाथ उठा के करिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने का मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जो नियम है, ठीक है? और ये नियम आज से नहीं, मतलब कई सालों से फॉलो होता जा रहा है।
ये एकदम सही नियम है और ये नियम वो ये रूल को हमेशा फॉलो करता है। चाहे कितना टफ से टफ पेपर हो, चाहे कितना इजी से इजी पेपर हो, एक बात हमेशा आपकी हर क्वेश्चन पेपर में 25 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो एकदम इजी गोइंग रहते हैं। मतलब वो ऐसे रहते हैं 25 मार्क्स के क्वेश्चन की एकदम जनरल वे में आते हैं। अगर आप थोड़े से भी क्लास में अटेंटिव हैं, घर में रोज 1-8 घंटा में पढ़े हुए होंगे, तो आप इजिली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये होंगे क्लास में, डेली क्लास में, और घर में भी 1-8 घंटा पढ़ रहे होंगे, तो आप इजिली उसको स्कोर कर सकते हैं। इजी टॉपिक से आते हैं, एमसीक्यू रहते हैं और हर सेक्शन में रहते हैं। जैसे 3 सेक्शन आते होंगे मेरे ख्याल से, एमसीक्यू, फिर शॉर्ट आंसर, फिर मीडियम 30 to 40 वर्ड्स, फिर लॉन्ग आंसर। तो हर सेक्शन में आपको एक न एक ऐसा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, जिसको आप आंसर लिखिए। ठीक, 50 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं। एवरेज मतलब कि थोड़ा पढ़ने में जो स्टूडेंट ठीक ठाक है, अराउंड 70-75% या 80% के आसपास अगर वो स्कोर कर रहा है, तो वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन उनके लिए होते हैं। और जो 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टॉप के लिए। ठीक है, जो अच्छे पढ़ते हैं, जो अच्छा है, जिनका मेरिटोरियस है, उनके लिए रहते हैं। तो जिनको पास करना है क्वेश्चन पेपर, वो क्या कर सकते हैं कि सबसे इजी टॉपिक्स को उठाइए। एक क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहता है, ब्लूप्रिंट रहता है, वो पहले ही आप लोगों को मिल जाया रहता है। मिलता है कि नहीं मिलता है ना? किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ये सब क्लासरूम में डिस्कस होता है कि नहीं? कभी टीचर्स करते हैं। इजी टॉपिक्स हैं और उनसे कितने कौन कौन से इजी मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर वैसे उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको आंसर कर सकूं, जिसमें उनको उठाइए क्वेश्चन पेपर में, ये गारंटी है। ठीक है, और ये चीज आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो मेरिट वाला स्टूडेंट है वो तो हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, वो लेके आ जाएगा मार्क्स। प्रॉब्लम उनको आती है, होता क्या है कि आप डिफिकल्ट को पकड़ लेते हैं और उसके चक्कर में आप इजी और मीडियम वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए। 90% वाले 95, 96, 97, 98 मेरिट तक हैं। अच्छा, और एक आप लोग को जानकारी तो हो गई होगी कि इस बार मतलब पैसे बांटेंगे हम लोग, तो मेरिट में आओगे। तो अब आप लोगों के लिए तो देखिए, इजी वाला टॉपिक कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मीडियम वाले टॉपिक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को फोकस किस पे करना है? जो एकदम वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, एकदम डिफिकल्ट टॉपिक्स, उन पे आपको फोकस करना है। किसी को रट के नहीं जाना है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं रट के चला जाऊंगा या वो टॉपिक को क्लियर कर लूंगा ना, तो वो धोखा खा जाओगे एग्जाम में। वैसा नहीं होता है। वो एक कुछ भी स्लाइड चेंज कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चेंज हुआ है, और आप एक तरीके से आंसर कर देंगे जो रट भी गए हैं, और वो खत्म हो जाएगा। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। लेकिन ये मत कर देना कि सर आप तो बोले थे डिफिकल्ट, अब बोल देते हैं इजी और मीडियम को, अब डिफिकल्ट ही करके जाएंगे। ये मत, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये करके जाओगे ना तो फिर वो पास तो हो जाओगे, लेकिन वो स्कॉलरशिप पाने वाला सपना टूट जाएगा। अच्छे से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन पेपर को। और ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और एक जो रूल जिस तरीके
मोटे तौर पर अगर मैं ये बात बोलना चाहूँ तो ये बात सच्चाई है कि हर एक क्वेश्चन पेपर में पास होने का पूरा पूरा जुगाड़ रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप क्वेश्चन पेपर में फेल हो रहे हो तो वो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। वो आपको खुद को उस पे सोचना है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बना है कि जिसमें पास होने का जुगाड़ नहीं हो। पास होने का जुगाड़ सब में रहता है। जैसे प्रेशर की बात करते हैं, टेंशन आता है, तनाव आता है, एग्जाम को कैसे हैंडल करें। कई अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई में अच्छा करते हैं, लेकिन वो प्रेशर के कारण डिविएट हो जाते हैं और इधर उधर की चीजें दिमाग में भटकने लगती हैं और फिर वो मतलब जाते हैं 1 या 2 मार्क्स से या 1 या 2% से मेरिट में आने से। देखिए, आप टेंशन किस चीज की मत लीजिए कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, आप अगर उस चीज की टेंशन लोगे तो आप प्रोसेस में नहीं जा पाओगे। आप प्रोसेस को सही तरीके से नहीं करोगे। आप टेंशन इस बात की लीजिए कि जो प्रोसेस है, अच्छे मार्क्स लाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को मैं कैसे अच्छे से करूंगा। आप रिजल्ट की चिंता मत करिए। आपको एक बहुत लाइवली एग्जांपल दूंगा मैं। जो MS धोनी है, जो कैप्टन थे इंडियन टीम के, अब आप देख लीजिए सारे ICC ट्रॉफी उन्होंने जीती है, 4 IPL जीत के बैठे हैं। अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो भी 2 ट्रॉफी है उनके पास पहले से। ऐसी कोई सी भी ट्रॉफी नहीं है जो उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि अगर रिकी पॉन्टिंग की भी बात करें तो उनके पास भी ICC की ट्रॉफी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है उसके पास। वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, ऑन फील्ड जब वो कैप्टनशिप कर रहे हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैच हारना जीतना जो रिजल्ट है वो उसको एक साइड में रख के करते हैं और वो प्रोसेस में जाते हैं कि मैं मैच को कैसे जीतूंगा करके इस प्रोसेस में फोकस करते हैं। और उस प्रोसेस में फोकस करने के कारण जो है वो एक बैलेंस्ड डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, और एकदम सही डिसीजन लेके आप पाते हैं। और बड़े मैच का खिलाड़ी उसी को कहा जाता है, उन्हीं को जो बड़ा मैच खेलता है। उनके अलावा आप देख लो विराट कोहली ऐसे बहुत अच्छा करूं, मैं अपनी पढ़ाई को कैसे अच्छे से अच्छा करूं, कैसे फोकस होकर के पढ़ूं ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। मैं उसको पीछे कर पाऊंगा कि नहीं, वो मेरे से आगे हो जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है कि वो आगे हो जाएगा, ये कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन उसके चलते आप टेंशन इतनी मत ले लीजिए कि आपका प्रोसेस हैम्पर हो जाए कि मैं एक्सीड करूं। ठीक है, वो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते आप प्रोसेस में मत अपने उस पे वो डालिए। ठीक है, रेज्यूमे में 10th और 12th के मार्क्स लिखे रहते हैं और फिर उनके प्रोफेशनल लेवल के मार्क्स लिखे होते हैं। उसके बाद उनका एक इंप्रेशन रेज्यूमे से ही बन जाता है कि हाँ, अगर 10th और 12th के मार्क्स अच्छे हैं दैट मींस अच्छा रहा है। अब फिर शुरुआत तो वहीं से होती है देखने की, और ये जो बात बोल रहा हूँ ये 90% लोगों के लिए एप्लीकेबल है ये बात। ठीक है, वहीं से शुरुआत होती है। फिर हम प्रोफेशनल मार्क्स देखते हैं, उनके प्रोफेशनल उनका क्या रहता है, और फिर देखते हैं कि प्रोफेशनल में एकदम बहुत ज्यादा डाउनफॉल है तो समझ जाते हैं कि जाना है। ठीक है, तो 10th 12th के मार्क्स लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी से आपका इमेज बनता है। ठीक है, उसी से आपकी इंप्रेशन फॉर्म होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आपको रिटर्न और रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं,
जब वो इंटरव्यू के लिए गए तब वहां पर भी उनके मार्क्स को देख के उनका एक इंप्रेशन बना। ठीक है, आप यूपीएससी में भी जाओगे तो भी इंप्रेशन बनता है ना। वो पूरे मतलब आपके ग्राफ को देखते हैं, अगर ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसा ग्राफ जा रहा है तो वो इंप्रेशन अच्छा बनेगा, ऐसा भी जा रहा है तो अच्छा बनेगा, अगर ऐसा जा रहा है तो अच्छा नहीं बनेगा। हाँ, ये वाला ग्राफ ऐसा जाके ऐसा जाएगा, मतलब समझ गया, लास्ट वाला केस एक्सेप्शन वाला, ऐसा जाके ऐसा जाएगा, भी बनाएगा ना, वो ग्राफ में भी देखो उसका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन फॉर्म नहीं होगा, लेकिन ठीक है, कई लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं आगे। ठीक है, अगर आपको निरंतर बेटर देन बिफोर, ये जो नियम है बेटर देन बिफोर, इस पे जाना है। अगर आप, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर एक्शन में नहीं जाएंगे, सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो गलत रास्ते तरफ जाने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसमें आप खुद चले जाएंगे, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करना नहीं है, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन अच्छे रास्ते में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जो है सीए का एग्जाम क्लियर किया, बाद में आगे चल के जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे ठीक है, दिमाग भी आता गया, पढ़ाई में मैं कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं था, आज है तो आप सिंसियर रहेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी है, और सिंसियर है तो आपको ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है ना। सिंसियरिटी प्लस हार्डवर्क है तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको सक्सेसफुल बन जाएंगे आप। लेकिन अगर सिंसियरिटी वाला अगर मिसिंग है ना, वो वर्ड अगर मिसिंग है आपकी लाइफ से, और वो थोड़ा सा सीरियसनेस वाला वो भी मिसिंग है, तो फिर आप ब्रिलियंट भी हैं तो भी आप सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएंगे। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, चीजों के प्रति थोड़ी सी सीरियसनेस भी होनी जरूरी है। अगर ये सब दोनों चीजें हैं तो फिर इन्हीं दोनों चीजों से सिंसियरिटी आती है, और हार्ड, और वही है, सिंसियर प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, ब्रिलियंस और एक्सेलेंस तो अलग लेवल की चीजें हैं, तो आप क्या ही नहीं करते हैं। तो अपना अप्रोच को ऐसा रखिए, जरूरत नहीं है मैं तो पास हो ही नहीं पाऊंगा, अगर पहले से ऐसा मान के बैठे हो तो फिर तो कोई भी कुछ भी कर ले तुम पास नहीं हो पाओगे, वो पास हो पाओगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ पास नहीं हो। अभी मतलब ज्यादा से फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है मैंने, और नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा एक दो कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जैसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें मैथ्स, ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी भी आता है इनसे, लेकिन न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट होता है। न्यूमेरिकल्स का तो देखिए एक ही उपाय है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप लिखते जाएंगे, उतना ज्यादा आप वो करते जाएंगे। अगर भी चेंज कर दिया या उसका नाम भी चेंज कर दिया ना, तो एक बार में आप घबरा जाओगे कि अरे मैं बनाया हूं कि नहीं बनाया। तो देखिए हर क्वेश्चन को ऐसा जरूरी है कि आप सभी टाइप के कर लो, लेकिन आप प्रयास ये करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स में कर लूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी में उसकी कर लूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिस कर लूं, उतने आप न्यूमेरिकल्स बनाने में कंफर्टेबल हो। थ्योरी वाले पार्ट की बात मैं बोल रहा हूँ, ये कॉमर्स वालों के लिए भी है। थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट को छोड़ के, अकाउंट भी न्यूमेरिकल ही आता है ना, उसमें भी आप हर टाइम में प्रैक्टिस कर लोगे जितना ना, उतना ज्यादा आप वो करोगे, उतना ज्यादा आप कंफर्टेबली एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी तो आपको आंसर पॉइंट
पॉइंट के बेस पे करना रहता है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखने हैं। डिफरेंस की क्वेश्चन है तो उसके लिए हेडिंग का एक कॉलम बनेगा, फिर तो अलग अलग कॉलम बनेंगे डिफरेंस के लिए। ऐसा होता है। सिंपल तरीका, आसान तरीका ये होता है कि आप उसका जो हेडर रहता है, बुलेट बोलते हैं जिसको, हेडर बोल लो या बुलेट बोल लो या जिसकी हेडिंग बोल लो, आप उसको याद कर लो। उनको कम से कम आप याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे एक लेवल इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन ले लो, बेनिफिट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसके तो कई बेनिफिट्स हैं। हेडिंग को याद करके आप क्या है, उसमें से जो हेडिंग का फर्स्ट लेटर है, हेडिंग के फर्स्ट लेटर को आप कम से कम उसका एक वर्ड बनाने का कोशिश करो आगे पीछे करके। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एक बेनिफिट है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। Parents can prescribe to score 90% marks as compared to other students, and so sometimes students go in depression and they can't concentrate in studying. So how we can manage and get this type of pressure? डिप्रेशन में लिखना लाना है, उठना लाना है। अगर आप उसमें अगर फोकस ज्यादा करेंगे, अगर आप उसका ही टेंशन लेंगे तो आप प्रोसेस से डेविएट हो जाएंगे। प्रोसेस से डेविएट हुए तो फिर आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। मुझे उससे बेटर करना है। ये तो ये रहता है हम लोगों के लिए कि क्या छोड़ के जाए हम लोग, क्या पूरा तो पढ़ ही नहीं सकते। प्रिपरेशन लीव की बात करूं तो कोई प्रिपरेशन लीव नहीं मिलता है, बैक टू बैक एग्जाम होता है। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा तो कल अकाउंट्स का होगा। तो पढ़ के गया था 92 मार्क्स का, पढ़ के ही नहीं गया था। उसी के बेस पे आप आंसर करो। ठीक है, 40 नंबर पास होने के लिए लाने रहते थे। 40 मार्क्स की पासिंग थी। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर था, 8 मार्क्स का खाली मैं पढ़ के गया हूँ, 92 मार्क्स का मैं पढ़ के ही नहीं गया हूँ। अब वहां पर तो देख के एक बार चक्कर आ गया। 8 नंबर का पहले लिखने के बाद फिर लगा कि हाँ यार इसका भी कुछ चित्र वगैरह तो याद आ रहा है, ऐसा ऐसा था, डायग्राम बना हुआ था, उसको भी लिखा। इजी थी, क्वेश्चन को छांट के लिखा। ऐसे करके 25-30 नंबर का मैं बना लिया। हाँ, अब इतना तो भरोसा था कि 25-30 नंबर का लिखा हूँ, मतलब उसमें 20 नंबर तो मिलेगा। अब 1 घंटा और बचा था मेरे पास, अब 20 नंबर तक आ ही गया हूँ, तो 20 नंबर के लिए और मेहनत कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 50 नंबर का, 40 नंबर का और अटेम्प्ट कर लेता हूँ, आए चाहे नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ भी नहीं लिखा था, हो गया। अब 40 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया और 30 नंबर का तब अटेम्प्ट कर लिया था, 70 नंबर का तो अटेम्प्ट कर लिया। तो वही चीज को मैं बोल रहा हूँ, आपके कंट्रोल में नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, आपके कंट्रोल में ये है कि कैसा भी पेपर आए मैं उसको अटेम्प्ट कर लूँ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसके लिए डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा सोचने की जरूरत है। अच्छा, टेंशन लेके कुछ नहीं होना है। ये बात भी सच है कि कई लोग ज्यादा दूसरी फील्ड में ऐसा अच्छा कर लेते हैं कि जो एकेडमिक में अच्छे करने वाले से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, अच्छा और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये लाइफ बहुत बड़ी है। ठीक है, कब क्या चेंज होगा, कब कुछ होगा, राजा से रंक बनोगे, रंक राजा बनेगा, कोई उसका वो नहीं है। पे जाना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। तो सामने से कोई आके हमसे पूछता है कि क्या तुमने ये टॉपिक पढ़ा क्या, तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके टॉपिक पर फोकस ज्यादा करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करना चाहिए? ठीक है, मार्क्स कैसे अच्छे लाने हैं करके यही चिंता है। 70-80 नंबर तो ले ही आओगे, मैं बोला तो 70-80 तक बनाओ करके। और अगर आगे तो ये अपना अपना सबका देखो परसेप्शन है, हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरे के हिसाब से कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा बहादुरी दिखाइए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में।
motivational stories to our students. Our respected principal sir to share views. उसको लगकर 12:05 करीब हो गए। ये सेशन हमारे उम्मीद से ज्यादा चला गया और हमारी उम्मीद थी कि हम कम से कम 1.5 घंटा में सारी बातें आपके सामने रखेंगे। परीक्षा से संबंधित जितनी भी परिचर्चा है दो पदाधिकारियों के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपके शंकाओं का भी समाधान हो और हम अपनी बातें भी रख सकें। सबसे पहले मैं प्रियंका जैन और प्रणय अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज के इस सार्वजनिक सभा में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा से संबंधित परिचर्चा पर सारे मुख्य बिंदुओं से परिचर्चा हुई है और आपके जितने भी शंका है सभी शंकाओं का समाधान मिल गया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हालांकि मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था आज, क्योंकि आज आपका अवसर है। जो मूलभूत से मैं ये देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे छात्रों और अभिभावकों को हमेशा बहुत गर्व के साथ बताता हूँ कि जिंदल आदर्श ग्राम भारती एक विद्यालय ही नहीं बल्कि एक अनुसंधान केंद्र भी है। हम इसमें से रिसर्च भी करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी कैसे अमूल्य सहयोग और की भावना से हम शिक्षा की इस गुणवत्ता को आगे तक बढ़ा सकें। इसके लिए शिक्षा में क्या अनिवार्य चीज हो सकती है, हम शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देते हैं ताकि उसका सीधा सीधा लाभ आप तक पहुंचे। अगर आप किसी चीज को तुलना करें किसी भी विद्यालय से तो हमारा जिंदल आदर्श ग्राम विद्यालय में गुणवत्ता की सारी सामग्री है और शिक्षक लगातार ये कोशिश करते हैं कि उसका लाभ आप तक मिले। पिछले मैं 2 वर्षों में अगर इस चीज को देखूंगा तो आप भी पाएंगे और इस पर से सहमत भी होंगे कि लगभग 700 दिन, जब हम कोविड काल की बात करते हैं पिछले 2 वर्षों में अगर 365 का आकलन कर ले तो लगभग 700 दिनों को हमने अभी 178 दिनों में उसको कंपलसरी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की है। पेपर सेट होते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन डी। आप सभी को पता है कि आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं और एक कंपटीशन स्पिरिट इसी क्वेश्चन पेपर से डिस्क्राइब होता है। लगातार परीक्षा देते देते आपको ये तो पता चल चुका होगा कि आपकी पूर्व परीक्षा में कैसे आपको बेहतर करना है। अब आपका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। एक कंपटीशन हेल्दी स्पिरिट डेवलप होना चाहिए। सभी छात्र बेहतर करें। जो अपने प्रारंभिक दौर पर कुछ छात्रों ने जानना चाहा कि उनका परफॉर्मेंस को कैसे निखारे, इस परफॉर्मेंस को निखारने के लिए हर छात्र को प्रयास करना चाहिए। ये जब तक आप अपनी कमियों को नहीं जानेंगे, इस कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे और जिस प्रकार की पढ़ने की विधा होनी चाहिए उस विधा को नहीं विकसित करेंगे तब तक ये आसानी से आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। न सिर्फ आप बल्कि आपके साथ शिक्षक भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप अपने विषय से संबंधित किसी भी विषय को ले लीजिए, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान या फिर भाषा के विषय हो, हिंदी हो, संस्कृत या इंग्लिश हो, किसी भी प्रकार के विषय जो हायर सेकेंडरी में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है सभी विषय के शिक्षकों से भी आपको अपना शंकाओं का समाधान करना चाहिए। मैं हमेशा निर्देशित किया शिक्षकों को भी कि आप बच्चे के मतलब छात्रों के बौद्धिक स्तर पर जाकर उनको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। सब छात्र एक समान नहीं हो सकते। सब छात्र में कई छात्र ये भी जानना चाहते हैं कि कम समय में हम कैसे ज्यादा नंबर अर्जित करें। सबकी IQ लेवल अलग होती है, सबकी पढ़ने की क्षमता अलग होती है, पढ़ने की विधा अलग होती है और पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। और आप सभी को मालूम है कि अगर एक सेक्शन में 40 छात्र हैं तो 40 के सभी छात्रों का रिजल्ट भी अलग अलग आता है। इसके पीछे का क्या कारण है सभी को पता है। तो आप अपने आप को प्रतिस्पर्धा से हमेशा जोड़ के रखिए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आज के आप हमारी इस सभा से आपको कितना लाभ मिलेगा ये सोचने की बात है और निश्चित रूप से मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि आप इसका गहन अध्ययन करेंगे और इससे लाभान्वित होने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन स्पिरिट को बढ़ाएंगे। छात्रों में जैसे छात्र पूछ रहे थे कि अपने नंबर्स को कैसे मेंटेन करें। थी जब कक्षा 12वीं में रिजल्ट घोषित हुआ तो उसका 96% आया था और इतनी खुश थी कि उसको अपने आप को विश्वास भी हुआ था कि वो इतने नंबर आ सकती है और 7th क्लास की 11th में वो 80% तक उसका परसेंटेज आता था। ये चूंकि मीडिया पर बहुत बातें आई थी, अचानक दिमाग पर आ गया, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। उसके पिताजी के उनके परिवार में बहुत खुशी का माहौल था कि इतना अच्छा परसेंटेज हुआ और उन्होंने पार्टी कॉल किया। पार्टी ग्रेड सेलिब्रेशन हो रही थी तो छात्राओं ने अपने सभी सहयोगियों को बुला लिया। सभी सहयोगियों को बुलाने से सबसे पूछते गए कि तुमको कितना मिला। किसी ने 77 बताया, किसी ने 84 बताया, किसी ने 90%। तो उसको बहुत खुशी हुई कि मेरे को तो इतना अच्छा नंबर मिला है। श्रुति मिश्रा से जब पूछी तो श्रुति मिश्रा ने बताया कि उसको 98% मिला है। जैसे वो 98% सुनी वो अचानक बेहोश होकर गिर दी। अफरा तफरी मच गया।
डॉक्टर्स के पास ले लिया गया, डॉक्टर चाहे कि उसको लो बीपी हो गया है, वो इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई, उससे भी ज्यादा कोई नंबर पा सकता है। तो क्या एक हेल्दी स्पिरिट है? ये सोचने की बात है। आप हमेशा एक हेल्दी स्पिरिट बनाइए और कंपटीशन ऐसा बनाइए जिसको डाइजेस्ट कर सके। ये घटना पानी। दूसरी घटना के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। दूसरी घटना है अविनाश पाठक। ये लगभग 4 साल पहले की बात है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का टॉपर था। ये 98% हायर सेकेंडरी में पास करके को मेरिट लिस्ट में आया था। इसका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हुआ और कॉलेज में पढ़ने के बाद लगभग 1 महीने के बाद वो कॉलेज ड्रॉप कर दिया और अचानक वो बाबा बन गया, पढ़ाई ही छोड़ दिया। जब मीडिया पूछा, साइलेंट मीडिया से जब ये सवाल किया गया कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट थे, इतना टॉपर, इतने पोजिशन में है, तो आप आगे की पढ़ाई क्यों नहीं पाए? उनका कहना था कि मैं इस दबाव को नहीं झेल पा रहा हूँ कि मैं जब इतना ज्यादा पढ़ूं तो क्या मैं अपने इस स्थिति को आगे भी कायम रख पाऊंगा कि नहीं, और इस दबाव की वजह से मैं पढ़ना उचित नहीं समझता और मेरे पे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। उसने अपना ट्रेक चेंज कर दिया। सोचिए कि सिर्फ अपने परसेंटेज को गेन करना है पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस कंपटीशन में उस परसेंटेज को लेके आगे बढ़ना भी बहुत बड़ी चुनौती है। ये कंपटीशन के स्पिरिट हेल्थी होना चाहिए। सभी छात्र इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने आप को अपडेट जरूर करें लेकिन उसको मेंटेन भी करें। कहीं न कहीं ये कारक है और कहीं न कहीं ये विषय है जो हमेशा ही डाइवर्ट होता है, आप दिशा से भटकते हैं। तो आप हमेशा संवाद जारी रखें, शिक्षकों से मिले और कई छात्र कई कमियों की वजह से हमारे शिक्षकों से मिले या किसी से भी चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा जरूर करें। अगर क्लास में विसंगतियां पनपती है, कुछ छात्र जैसे कई प्रकार की परिचर्चा हो रही थी कि कई छात्र अनुशासित हो रहे हैं, इसके पीछे का यही सोच है कि वो कभी भी अपने शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ ही नहीं पाए और यही बड़ी कमी रह गई है। ऐसे छात्रों की संख्या हो सकता है कि 5% ही हो। इन 5% से अपेक्षा है कि वो अपने आप को सुधार ले और अभी भी परीक्षा में कम से कम ये स्थिति बने कि सभी छात्र स्वयं पास हो जाए। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जब हम परीक्षा का आकलन करेंगे तो हमारे पास चारों टेबल होगा, P1, P2, P3 और P4। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि थ्रू आउट परफॉर्मेंस किनका अच्छा है, क्या वो बच्चे वाकई प्रमोट हो सकते हैं, क्या वो बच्चे CBSE में बने रह सकते हैं या फिर उनको दूसरे बोर्ड में भी जाना होगा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज के चिंतन में आपको इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि इस सेशन को आपको फ्रूटफुल लेना है और पॉजिटिव लेना है। इस बात को मनन करें, चिंतन करें और ध्यान रखें कि आज के बाद से आपके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि P4 परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें और अपने आप को अगले क्लास में ले जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। लास्टली, नो स्टूडेंट आर सपोज टू कंटिन्यू द ट्यूशन। प्लीज आप अपने ट्यूशन को ड्रॉप करें और पूरा फोकस अपने सेल्फ स्टडी पर लगाएं। बस यही से अपेक्षा है और सभी छात्र हमारे जितने भी निर्देश है, गाइडलाइंस है, जितने भी डायरेक्शन है, जितने भी इंस्ट्रक्शन है, उसको सर्टेनली फॉलो करें। थैंक यू।